नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। खबर झारखंड में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा हर रोज बढ़ रहा है। रांची में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर सबसे तेजी से बढ़ रही है। कोरोना रांची के हर मोहल्ले में दस्तक देने लगा है। 13 दिन में रांची में दोगुनी रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़ी है। अब यह आंकड़ा 4200 के पार पहुंच चुका है। 13 दिन में रांची में मरीजों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। रांची में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर सबसे तेजी से बढ़ रही है। राजधानी में सबसे खराब हालत है। कोरोना रांची के हर मोहल्ले में अब दस्तक देने लगा है। 13 दिन में दोगुनी रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़ी है। रांची में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कम नहीं हुई है। यहां कोविड पेशेंट को इलाज के लिए जरूर ले जाया गया, लेकिन उस बिल्डिंग को सील नहीं किया गया। पॉजिटिव पाए जाने के 2 दिन बाद मरीज को एम्बुलेंस से स्वास्थ्य विभाग की टीम साथ ले गई। हालांकि बिल्डिंग में न तो सैनिटाइजेशन किया गया, न बिल्डिंग के किसी अन्य की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग की ऐसी लापरवाही से आसपास रहने वालों में दहशत है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच जरूरी है सतर्क रहने की और प्रशासनिक स्तर पर भी कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। लेकिन लापरवाही के कारण संक्रमण कम होने की बजाय और बढ़ने का खतरा है। 2 तस्वीरें झारखंड के संक्रमण में बेतहाशा वृद्धि और इसके बीच लापरवाही की ये तस्वीरें हैं। रिम्स में कोरोना वायरस से निपटने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन और इवरमेक्टिन दवा के बांग्लादेश में सफल परीक्षण के बाद अब रिम्स के चिकित्सक भी कोरोना मरीजों को यह दवा देने लगे हैं। बिना किसी साइड इफेक्ट के मरीजों को दवा से फायदा हो रहा है। रिम्स के कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अजीत डुंगडुंग ने बताया कि लक्षण वाले मरीज और बिना लक्षण वाले दोनों मरीजों को इवरमेक्टिन दवा दी जा रही है। लक्षण वाले मरीजों को डॉक्सीसाइक्लिन दी जा रही है। इसका फायदा भी मरीजों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मरीजों में यह दवा कितनी कारगर है, इससे पता करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। कोरोना पॉजिटिव है, उनको हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते थे, डॉक्सीसाइक्लिन देते थे और आइवरमेक्टिन देते हैं। और कोरोना ऐसा बीमारी है कि ये अलग अलग स्टेज से प्रेजेंट करता है। किसी को एसिम्प्टोमेटिक प्रेजेंटेशन हो सकता है, किसी को माइल्ड हो सकता है, किसी को मॉडरेट हो सकता है, किसी को सीवियर हो सकता है और किसी को मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। अलग अलग स्टेज पे हम लोग अलग अलग दवा देते हैं। धनबाद के कोरोना योद्धा इन दिनों भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। धनबाद के कोविड-19 अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं। चिकित्सकों की पीड़ा और परेशानी इनकी सुनने वाला कोई तैयार नहीं है। इसकी वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल से अपनी ड्यूटी खत्म कर प्रशासन द्वारा की गई अस्थायी व्यवस्था के तहत कोयला नगर स्थित आवास में पहुंचने पर इन चिकित्सकों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। कोविड अस्पताल में अपनी सेवा देने के बाद वो बाजार में खुले स्थलों पर भी नहीं जा सकते। ऐसे में अस्पताल से आने के बाद उन्हें आवास में ही रहना पड़ता है, जहां न तो सफाई है, न भोजन और न बिजली की व्यवस्था है। हम लोग तो हमारा इवनिंग शिफ्ट चलता है 2 से 10 तक, लेकिन हम जब रात में खाने के लिए मतलब वापस घर पे आ रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि कल डिनर में 6 समोसा दिया है और कुछ दिया नहीं है। बस इसी को लेकर गुजारा करना पड़ रहा है। यहाँ पे बैकअप इलेक्ट्रिसिटी का कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हम अभी नाइट ड्यूटी से आए हैं तो हम अपने रूम पे अभी हम लोग का जो नाइट शिफ्ट हुआ है उस पर हम लोग रेस्ट करेंगे, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण पंखा नहीं चल रहा है। तो हालात बेहद खराब हैं। वहीं साहिबगंज जिले में कोरोना तेजी से पैर पसारता जा रहा है। कोरोना की जद में अब पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी भी आने लगे हैं। साहिबगंज सदर अस्पताल के एक चिकित्सक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे सदर अस्पताल के कर्मियों में भय का माहौल है। जिले में अब तक कुल 54 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनमें से 16 पूर्णतया ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। वर्तमान में 36 मरीज एक्टिव हैं, जिनका इलाज राजमहल कोविड अस्पताल में किया जा रहा है। संक्रमण को देखते हुए साहिबगंज में जांच की प्रक्रिया तेज हुई है। हर रोज 300 से 350 सैंपल जांच किए जाते हैं। इस कारण से कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या में भी वृद्धि हुई है। दोनों एमसीएच और इसको दोनों को प्रतिदिन करना है। वहीं पर पोस्टिंग ही है, 1 बार 2 बार
गाड़ी को सैनिटाइज करता है, तो ये कोविड जो एम्बुलेंस है उसको करता है, वार्ड को करता है, वहीं पर पोस्टिंग है उसका 24 आवर्स रहता है। हजारीबाग जिले में आज से 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन नगर निगम क्षेत्र में लगाया गया है। ये आदेश हजारीबाग के उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने दिया है। इस दौरान हजारीबाग की सभी सीमाएं सील रहेंगी और केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। इस दौरान होम डिलीवरी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। दवा, दूध और किराना की दुकान खुली रहेंगी और फल सब्जियों की दुकान सुबह और शाम खुलेगी। हर कंटेनमेंट जोन में चौक चौराहों के बाहर एक मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। सभी लोगों से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की जा रही है। पूर्ण सही काम किया है, लेकिन एक बात हम अब सब पब्लिक लोग से बोल रहे हैं कि कृपया करके मेरे तरफ से मास्क पहन कर रहे, न तो रुमाल या तौलिया जो भी हो वो अपना नाक और मुंह में ढक कर रखे। से काम किए हैं डीसी साहब का पूरा परिवार खुद इस चीज़ से ग्रसित है। यहाँ के लोग किसी का बात नहीं मान रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। पूरा जितने लोग लेबर यहाँ भीड़ रहता है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। झारखंड सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो सके, लेकिन कई अधिकारी ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं में पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। रांची के लापुंग के किसानों की परेशानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सरकारी तंत्र से किसान परेशान, 3 महीने बाद भी नहीं हुआ भुगतान। लैंपस के जरिए बेचा था धान। बड़ी उम्मीद से लापुंग के किसानों ने धान की खेती की थी। पैदावार अच्छी हुई। सोचा था अच्छे पैसे मिलेंगे तो खेती में काम आएंगे, घर की मरम्मत कराएंगे, कुछ बच्चों की पढ़ाई में खर्च होंगे। अरमान तो बहुत सारे थे, लेकिन सरकारी व्यवस्था ने सब कुछ चौपट कर दिया। अभी हम लोग का जो महंगाई बढ़ा है सब चीज का, उसका खरीद में हम लोग को काफी तकलीफ हो रहा है और यहाँ तक कि हम लोग परिवार को शिक्षा से लेकर सब कुछ हम लोग पिछड़ेपन हो गए हैं। कि हम जो धान बेच दिए हैं तो वो धान जो वो पैसा जो है कि खेती का काम में कुछ आवे, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। धान जो भी था हम लोग दिए और देने के मूल में मतलब कि हम लोग को विरोधी बोला गया था कि 20 रुपया की दर से हम लोग ले रहे हैं और अभी तक से हम लोग ना बीड़ा भी मतलब किए सर, बरसात में पानी भी नहीं आ रहा है। लैंपस के जरिए धान बेचने के लिए किसानों को कम पापड़ नहीं बेलने पड़ते हैं। सबसे पहले किसानों को लैंपस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद अपनी जमीन के पेपर जमा कराने होते हैं। आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का डिटेल देना पड़ता है। प्रत्येक किसान से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदा जाता है। 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लैंपस धान खरीदता है। 7 दिन से 156 दिनों के अंदर भुगतान का प्रावधान है। सरकार का दावा था कि इसके जरिए किसानों को साहूकार और महाजनों से बचाया जा सकता है, लेकिन सरकार की कोशिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई। खाद्य आपूर्ति मंत्री इसके लिए अधिकारियों की कमी और कोरोना को जिम्मेदार बता रहे हैं। जगह जगह हमारे विभाग में पदाधिकारियों की कमी रही, इसकी वजह, लेकिन इधर हम लोग सुधार लाए हैं। जगह जगह जहां पदाधिकारी नहीं थे, पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और अब शुरू हो गया है, भुगतान का काम शुरू हो गया है। जल्द ही भुगतान हो जाएगा लोगों को। इसकी शिकायत लेकिन लोगों को सही है, मैं मानता हूं इसको। 15 दिनों का वादा था जो 90 दिन में भी पूरा नहीं हो पाया। दोष जिसका भी हो, लेकिन परेशानी किसानों को झेलनी पड़ रही है। मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद नगर निगम में 200 करोड़ के प्राक्कलन घोटाले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने की मंजूरी दी तो सियासी गूंज भी सुनाई दी। दरअसल सीएम ने धनबाद नगर निगम में 200 करोड़ के प्राक्कलन घोटाले में पीई दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। 14वें वित्त आयोग के तहत प्राक्कलन घोटाले की जांच के लिए गठित आंतरिक जांच समिति की जांच प्रतिवेदन में अनियमितता के लिए मुख्य आरोपी महापौर और नगर आयुक्त धनबाद को बनाया था। इसकी जांच की अनुमति सीएम ने एसीबी को दे दी। धनबाद नगर निगम के प्राक्कलन घोटाले की जांच सरकार ने एसीबी से कराने के निर्देश दिए तो पिछली सरकार में नगर विकास मंत्री रहे सीपी सिंह ने कहा कि सरकार जिससे मर्जी जांच कराए, लेकिन जांच को लेकर बयानबाजी नहीं करे। तो जेएमएम महासचिव ने पलटवार करते हुए पूछा कि पिछली सरकार के मंत्री को कैसे मालूम सरकार खेल रही है। सरकार जांच करवा रही है, सच्चाई सामने आएगी। वहीं पिछली सरकार में शामिल आजसू ने कहा है कि सिर्फ
सिर्फ धनबाद ही नहीं, बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि पूर्ववर्ती सरकार में या वर्तमान में कहीं भी गड़बड़ी लगता है सरकार को कि यहाँ गड़बड़ी है, तो ये जांच कराने का अधिकार सरकार को है। सवाल यह है कि आप एसीबी से जांच कराइए, सीबीआई से जांच कराइए, या जिस एजेंसी से जांच कराना आप उसको कराइए। कोई रोक भी नहीं सकता है, रोकना भी नहीं चाहिए। पूर्व मंत्री हैं, उनको ये कैसे मालूम है कि सरकार खेल खेल रही है? एक कहावत है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, उसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है। सरकार जांच करा रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केवल धनबाद नहीं और बहुत सारी घटनाएं डेली पेपर में आ रहा है। निश्चित तौर पर गड़बड़ी हुई तो जांच कराइए और जांच में जो आए उसको सजा मिलनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से इसको पॉलिटिकल ढंग का यूज नहीं होना चाहिए। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम चिरकुंडा के रहने वाले नयन सिन्हा नाम के शख्स ने बरमसिया पुल में छलांग लगा दी। पुल से कूदने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच पहुंचाया गया। घायल युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। चर्चा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, जिसके कारण युवक पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ पुल पर इकट्ठा हो गई। आनन फानन में लोग पुल के नीचे की तरफ दौड़े। इसके बाद घायल युवक को गंभीर हालत में पीएमसीएच पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके दोनों पैर टूट चुके हैं और सिर में गंभीर चोट आई है। यहाँ पे देखिए हम बॉल के पास कोई बैठा हुआ था, लड़का वही जो फिर वो वहाँ से क्या किया? वो कूद गया। अकेले था? अकेले था। हम गाड़ी से जा रहे थे तो देखे कि यहाँ पूरा भीड़ लगा हुआ था, तो नीचे हम आए तो देखे एक लड़का शायद सुसाइड करने की कोशिश किया है, इसलिए हम उसको पकड़ के हम लोग हॉस्पिटल के ऑटो में लोड करके हम लोग उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अभी उसकी स्थिति कैसी है? उसका स्थिति है कि एक पैर एकदम उसका खत्म हो चुका है, नीचे घुटना के नीचे पूरा 2 टुकड़ा हो चुका है पैर। साहिबगंज पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका संथाल नेशनल लिबरेशन आर्मी का सरगना सामुएल हांसदा हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही अपराधी है जिसने बोरियो के कारोबारी अरुण शाह का पहले अपहरण किया और फिरौती नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर लाश को सड़क किनारे मैदान में फेंक दिया था। इतना ही नहीं, यह अपराधी इतना खतरनाक है कि उन्होंने बरहेट थाना के एक एएसआई को भी गोली मार दी थी, जो आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। संथाल नेशनल लिबरेशन आर्मी का मुख्य धंधा लोगों का अपहरण कर फिरौती वसूलना और साहिबगंज पाकुड़ क्षेत्र में अपनी दहशत कायम करना है। बताया जा रहा है कि इसका सीधा संबंध असम के संथाल नेशनल लिबरेशन आर्मी ग्रुप से है, जो पिछले 6 माह से इस क्षेत्र में सक्रिय है। 4 माह पूर्व इसके एक प्रमुख सरगना रोहित मुर्मू को पुलिस के हत्थे चढ़ गया था, जिसके बाद इस गिरोह की कमान हांसदा संभाल रहा था। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से एक हथियार, कई जिंदा कारतूस, मोबाइल और एक डायरी बरामद हुई है। इस गिरफ्तारी में शामिल साहिबगंज एसडीपीओ, बरहरवा एसडीपीओ समेत सभी पुलिस पदाधिकारियों को एसपी ने सम्मानित करने की बात कही। इस अपहरण कांड में 4 लोगों को भेजा गया है और गोलीकांड में 2 लोगों को भेजा गया है। उसी क्रम में इस घटनाक्रम के मुख्य अभियुक्त सामुएल हांसदा को बीते रात 14-15 की रात में गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से एक देसी पिस्तौल, 315 का 4 कारतूस, 2 मोबाइल और एक डायरी बरामद की गई है। जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे ट्रैक पर मंगलवार को क्षत विक्षत अवस्था में मिले पालाजोरी प्रखंड के बीडीओ नागेंद्र तिवारी की मौत के मामले में एसएसपी एसएपीएम तमिल वानन ने कहा है कि जुगसलाई थाना में मामला दर्ज कराया गया है। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर पुलिस की एक टीम जांच के लिए लगाई गई। जो सूर्य की तरह दूसरे को प्रकाश देना अनुसंधान बनाया गया है और इसमें हकीकत ये पता चल रहा है कि 25 दिन पहले हम लोग को जानकारी में प्राप्त हुई, अनुसंधान में प्राप्त हुई। अभी जैसे हम लोग घटनास्थल उस जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ का पूरा सीसीटीवी का हम लोग जो है छानबीन कर रहे हैं। उसके अलावा अगल बगल लोगों का
पूछताछ भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो मोबाइल लोकेशन और आवेदन में दिए गए अभियुक्त जो है उनका भी मोबाइल लोकेशन उनसे और वीडियो के बीच में हुए बातचीत, ये सब चीज़ में हम लोग टेक्निकल इनपुट भी हम लोग काम कर रहे हैं। राजस्थान की सियासी सरगर्मी के बीच झारखंड में भी सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। जेएमएम के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर झारखंड में सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस गंभीर आरोप और दल बदल की आशंका के बीच सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच झारखंड में भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जेएमएम के बाद अब कांग्रेस को भी अपनी सरकार पर ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडराता नजर आ रहा है और कांग्रेस के नेताओं को अगर सरकार गिरने का डर सता रहा है तो ये आशंका भी निराधार नहीं है। दरअसल बीजेपी उपाध्यक्ष आदित्य साहू के बयान का मतलब भी यही निकलता है। लंबे समय तक इनके साथ लोग चलने वाले नहीं जो इनके साथ विधायक हैं, और आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि हम फिर किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे, चूंकि भी एक कदम भी सरकार 8 महीने में चल नहीं पाई है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर झारखंड में सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा, क्योंकि ऑपरेशन लोटस पर हाथ अलर्ट है। इधर दीपक प्रकाश ने कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले उन्हें अपना घर संभालना चाहिए। एकदम हम सजग रहेंगे और अभी तक सजग हैं, पहले से अभी भी सजग हैं, भविष्य में भी रहेंगे और ये ऑपरेशन लोटस इनका नहीं चले। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी का जो बयान आया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। पहले अपने घर को संभाले, अपने ईंट और चार दीवारी पर उनको विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसलिए इस प्रकार का अनाप-शनाप बयान बोल करके अपने आप को चर्चित करने का प्रयास है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद कहीं ऑपरेशन लोटस का अगला टारगेट झारखंड तो नहीं है। फिलहाल ये ऐसा सवाल है जिसकी चिंता सत्ताधारी दलों पर और जोश विपक्षी दलों के नेताओं के चेहरों पर देखा जा रहा है। ऐसी बात कर दी जो सनसनी जिसको बोलते हैं, ताकि अखबारों में, मीडिया में वो छाए रहे। अरे हम कहे कि अगर रामेश्वर उरांव जी को ये पता है 4 विधायक, तो भाई नाम बताना विधायकों का, किसने बात किया, कितने पैसा की बात किया, ये भी सार्वजनिक करनी चाहिए। तो इसका अंदेशा हम लोग को भी है, लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताता हूँ कि झारखंड का एक भी विधायक जो हमारे साथ हैं, जो महागठबंधन में है, एक भी विधायक को खरीदने की ताकत भारतीय जनता पार्टी में नहीं। वो जो कह रहे हैं इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। जब उनका विधायक बोल रहे हैं कि हमको प्रलोभन दिया जा रहा है, तो जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी प्रलोभन दिया जा रहा होगा। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहाँ अगल बगल में जो गतिविधियाँ हो रहा है उसको देख करके इनको लगता है, लेकिन कोई बिकने वाला नहीं है, उसको कोई खरीदने वाला भी नहीं। ऑपरेशन लोटस की आशंका को देखते हुए सरकार में शामिल दल अलर्ट मोड में आ गए हैं, लेकिन अलर्ट होकर वो अपने विधायकों को कितना एकजुट रख पाते हैं, इस सवाल के जवाब पर सरकार का भविष्य टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।